हेलो गाइस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर प्रेज में स्वागत है। और आज हम सब ईवीएस के दिसंबर 2018 के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 2019 के जो दिसंबर और जुलाई के जो पेपर्स हुए थे वो पेपर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको वहाँ भी हो जाएगी। और जो एनसीईआरटी जो हमारा जो नोट्स हमने जो प्रोवाइड करवाया है वो भी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, जो 15 मार्क्स का है, जो 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। और जो 15 मार्क्स का जो पेडागॉगी है हम इसमें आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे पेडागॉगी, और जो भी ये जो प्रीवियस इस पेपर में है इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में जो कुछ रह जाता है तो हम उसके लिए आपको अलग से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और जो अदर सब्जेक्ट पे है उस पे भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमने एक प्लान स्टार्टिंग में जब हम क्लास मतलब अपनी ये वीडियोस स्टार्ट करने से पहले एक वीडियोस हमने बनाई थी कि हमें क्वालिफाई कैसे करना है, मतलब एक प्लानिंग कैसे करनी है। जिस प्लानिंग के साथ हमने वो वीडियो बनाई थी, जिस जैसे जैसे मार्क्स के लिए, उसी प्लानिंग के साथ हम ये वीडियो भी आपको अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आप वो प्लानिंग के साथ आप पेपर को क्वालिफाई कर लीजिए। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्लानिंग करनी। और यदि आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं, और यदि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो फिर आप एग्ज़ाम कम चांस है कि पास करेंगे। क्योंकि प्लानिंग आपको किसी भी चीज़ के लिए, एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए एक करने के लिए आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे आप लोग देखते ही है। चलिए हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमने और भी वीडियो में बता दिया है कैसे कैसे हमें पढ़ना है। अब हम सीधा टॉपिक पे आएंगे। तो सबसे पहले आज के जो हमारा जो टॉपिक्स है ईवीएस का, तो ये देखिए दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर है। इसमें से हम डिस्कस करते हैं कि 16 क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा किधर स्थित है। विच इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गोवा विथ इज रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। मतलब कि जो भारत, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने मैप भी बनाया था कि ये जो हमारा जो ये जो जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर जो है, तो ये जम्मू कश्मीर एक्चुअली ये, और ये गोवा, एक देख लीजिए जब ये यहाँ पे ये जो गोवा है, और ये मैंने मैप अलग अलग बनाया है। आप ये मत समझिए कि ये मैप एक ही है, ये मैप अलग अलग है। ये आपको जो हमारे जो वेस्टर्न जो मतलब वेस्ट और साउथ जो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है उसका है ये गोवा का। और ये हमारे जो नॉर्थ का जो ऊपर का जम्मू कश्मीर है वो उसका हिस्सा ये है। तो इसमें पूछा गया है कि बिहार के सापेक्ष, मतलब बिहार जो है, जैसे कि ये बिहार है, सॉरी मान लीजिए ये बिहार है यहाँ पे। अब ये बिहार के सापेक्ष ये जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर और गोवा किधर है। अब देखते हैं कि बिहार किधर है। बिहार आपका ईस्ट में आता है, तो बिहार के साथ जम्मू कश्मीर किस साइड में है। तो सबसे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर पूछा गया है, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर किस में आता है, नॉर्थ वेस्ट में आता है। क्योंकि आप मैप में डायरेक्शन मैंने बताया था कि ये जो है ये ईस्ट है, ये क्या है साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये वेस्ट है। तो ये जो डायरेक्शन है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर किससे आता है, जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और गोवा जो है वो कौन से डायरेक्शन में आता है, आपका आता है साउथ वेस्ट में। तो इसीलिए इसका जो आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बी स्लोलेस्ट। मतलब जो सबसे जो होती है वाष्पीकरण जो होती है, इवापोरेशन जो होती है वो सबसे कम किस में होती है। जो देखिए ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होता है। मतलब बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब जो आपके जो सतह का क्षेत्र है वो भी, और तापमान दोनों में वृद्धि होती है। ये तो ऐसा तो इसमें वाष्पीकरण में तो होता नहीं। जब मतलब आप वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है कि नीचे जब गैस चल रही होती है तो ऊपर से जो ये बादल पानी होती है वो बादल के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तो जब किसी बर्तन में आप, जैसे कि ये बर्तन है, आप नीचे ये स्टोर जल रहा है, अब इस बर्तन में आप पानी भरा हुआ है,
अब ये वाष्पीकरण हो रहा है, ये वाष्पीकरण हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे पानी ऊपर की जाएगा, तो सतह का क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होगी। तो तापमान में तो एक साथ थोड़ी ना वृद्धि होगी, सतह का क्षेत्र धीरे धीरे होगी। तो इसलिए सबसे धीमी पूछी क्या है, सबसे धीमी प्रोसेस क्या है, सबसे स्लोएस्ट क्या है, तो ये तो होगा नहीं, तो जो बहुत तेज होता है, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि गैस जो नीचे आग लगती है, मतलब जैसे आग जलाएंगे तो नीचे से फटाफट नीचे गर्म हो जाएगा, और फटाफट ऊपर का भी गर्म, जैसे आपने पानी उबाला होगा तो गर्म हो जाता है। लेकिन इसे पूछा क्या है सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस क्या है, तो इसीलिए जो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। देखिए सतह क्षेत्र बढ़ता है मतलब जो सरफेस जो एरिया है वो बढ़ता है, लेकिन तापमान घटता है नहीं। जब पानी जब वेपोरेट होता है, जब गर्म होता है, तो टेम्परेचर में भी इंक्रीज होता है, तो जल्दी होता है। लेकिन ये और ये गलत है, नहीं है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान नहीं, ये भी नहीं होगा। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है, ये धीरे धीरे जब आप पानी उबाल ठंडा करेंगे ना, तो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है इसकी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, स्थानों, दूरियों और दिशा के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। कौन सा इसके लिए क्या होगा, क्या करना चाहिए? इसके लिए देखिए, आप किसी भी चीज़ को, अभी मैंने मैप बनाया था, इसके लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ी थी? डिस्टेंस हमने देखा था, डायरेक्शन हमने देखी थी, और प्लेस देखा था। तो सबसे जरूरत आपको इसी से पता चल गया किसके, आपको मैपिंग स्किल की बहुत जरूर, मतलब मैपिंग स्किल के लिए ये चीज़ बहुत एबिलिटी है, जो अभी हमने मैप ड्रॉ किया था। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप ऐसे यदि क्वेश्चन बनाएंगे, आप थोड़ा थिंकिंग करेंगे, तो आपका क्वेश्चन तो मतलब 5-7 तो ऐसे ही सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर। इसे हम ज़्यादा ग्राफ करने की जरूरत नहीं है, ये सारा देखो डायरेक्शन के लिए बात की गई है, स्थिति एक डायरेक्शन में दिखाना है, एक ग्राफिक स्किल है, तो ये सब तो एक ग्राफिक स्किल, स्थिति, ये सब एक अलग अलग है। लेकिन जब कोई चित्रण करते हैं, जब मैपिंग करते हैं ना, तो मैपिंग में इस तीनों कंपोनेंट ये चीज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 64, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? विच नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ recommendations in environmental studies to be taught as an integrated curriculum area at the primary level? मतलब कि जो एनसीएफ 2005 जो मैंने बताई थी, जो प्रोफेसर यशपाल सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई थी, वो एनसीएफ मतलब बात की गई है कि जो हमारा जो ईवीएस है वो कौन से इंटीग्रेटेड, मतलब कौन से बात की गई थी, ईवीएस इंटीग्रेटेड के रूप में पढ़ाया जाएगा। ये एनसीएफ देखिए, ये क्वेश्चंस में जो सीबीएसई के जो आई थी, जो आंसर की आई, तो उसमें जो इसमें जो आंसर की दे रखी है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखी है 1972 में। बट हम लोग जितना वो मानते हैं कि आप लोगों ने एनसीएफ 2005 के बारे में एक स्टडी किया होगा, सब ज़्यादातर बच्चों ने 2005 में बात की होगी, जो प्रोफेसर यशपाल सिंह के बताई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं दे रखा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बताइए, केवल ये पूछा है कि कौन से साल में जो एनसीएफ आई थी, वो कौन से साल में ईवीएस को इंटीग्रेटेड करने की बात की। लेकिन जैसे हम लोगों को अभी मतलब हम लोगों ने अभी तक जितना स्टडी की है, उन सब से पता चला है कि एनसीएफ 2000 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी कि जो हमारा जो ईवीएस है वो इंटीग्रेटेड के रूप में पढ़ाया जाएगा। बट सीबीएसई ने इसका आंसर 4 दिया है, तो ये हम लोगों ने इस पर सस्पेंस की है, और अभी तक बात इन्होंने क्लियरिटी नहीं किया है कि एनसीएफ जो 75 वो कैसे है। तो ये क्वेश्चंस आप थोड़ा देखिए, लेकिन बट ज़्यादातर मतलब जो 99% जो चांस है ये 2000 है, जो हम लोगों ने अभी तक रिसर्च मतलब स्टडी की है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? मतलब कि जो एक स्थानांतरित जो कल्टीवेशन, मतलब विच रीजन्स हैज़ टू प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? जो झूम की खेती जो हमने बात की थी, वो किस साइड जो स्थान, मतलब एक साइड काट के फिर चले जाते हैं, उसका मतलब ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। तो ये कौन से साइड में जो होती है? ये सबसे पहले आपको बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में होती है। जो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे, जो मेघालय, जो इस सब इलाका है मेघालय में, तो कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए एक बार गौर कीजिए, नहीं पे गौर कीजिए। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करती है,
देखिए बांध टिकाऊ विकास तो होगा ही नहीं, मतलब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होता ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो प्रेजेंट का जो है उसमें भी मतलब एक उसको भी पूरा करे, और आपके जो भविष्य जो फ्यूचर्स है, जो आने वाली आपकी जो जनरेशन है उसके लिए भी प्रिजर्व करके रखे जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं। तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो नदी बांध जो है वो कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विकास करेगा, तो उसमें कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, रॉन्ग है, सीधे बाकी हम करने की जरूरत ही नहीं है। तो 66 का आंसर करेक्ट आंसर इज 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब कौन में से ग्रीन हाउस गैसेस है, कौन सी है, ये बतानी है। कि 67 का देखिए कार्बन मोनोक्साइड्स ये भी है, मीथेन भी है और जलवाष्प भी है। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? देखिए अभी हमने जो एनसीईआरटी बुक्स की जो मतलब शॉर्ट्स नोट्स की डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था ये जो लोथर वाला था, जो लोनर वाला जो मोटरसाइकिल वाला था ना, जो मुंबई पहले मुंबई से मुंबई आता है, दिल्ली से मुंबई से दिल्ली आता है, दिल्ली से फिर लेह लद्दाख जाता है, मनाली होते ऊपर। तो ये लोनर वाला जो बाइक वाला जो स्टोरी था ना, तो वो उसी से लिया गया है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता। वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया इज नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून। इसका देखिए ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों और बेहतर ठंडी सर्दियाँ होती है, मतलब ठंडे रेगिस्तान में क्या होती है, गर्म गर्मियाँ और बेहतर सर्दियाँ होती है। तो उन्होंने क्या पूछा है कि नहीं होती, क्यों प्रभावित नहीं होती है, तो नहीं पे ये ध्यान रखना है, कौन सी होती है ये नहीं बतानी है आपको। ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मी जो गर्मी है वो गर्मियाँ और बेहतर ठंड सर्दियाँ होती है। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृक्ष छाया में होते हैं। देखिए ये भी है। इससे कौन क्यों प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि प्रभावित होने का मेन कारण नहीं क्या है, देखिए ये भी इसका सही है। तो इसमें जो ठंडे रेगिस्तान हिमालय के जो वृक्ष छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तान किस में होती है, हिमालय की, मतलब सारे हिमालय की होती है, तो वहीं से जब बारिश निकलती है इसलिए वहाँ पे जो मानसून प्रभावित ज़्यादा कुछ नहीं करते, है ना। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ये सब तो है ही, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा क्यों प्रभावित नहीं होते, तो प्रभावित नहीं होने का कारण जो है ये है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 69, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। मतलब कि आपने देखा होगा कि ताजमहल जो है एक यमुना किनारे में आगरा में है, यमुना नदी साइड से बहती है, तो वो येलो होने का जो मेन कारण क्या है? देखिए तो इसका जो मेन कारण जो था कि इसमें से पॉल्यूशन जो निकलती है, तो उसका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, मतलब कि जो वो जम्स है ना वो उस पे आकर के बैठ जाता है, धीरे धीरे वो येलो हो जाती है। तो ये किससे होता है, सल्फर डाइऑक्साइड से। तो बस ये सिंपल सा इतना ये फैक्ट क्वेश्चन है, आपको इसको येलो रखने का मेन जो रीजन है आप उसको लर्न कर सकते हैं, साइंस का भी क्वेश्चन है ना। तो ताजमहल होने का मेन कारण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। गोलका कुंड किला किसने बनवाया? देखिए जब हम आपको एनसीईआरटी बुक्स डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे भी आया था गोलका कुंड के बारे में। तो जिसने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ लिया वो क्वेश्चन तो फटाफट आंसर लगा देगा। आप भी कमेंट करके जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हु बिल्ट द गोलका कुंड फोर्ट? गोलका कुंड फोर्ट जो है वो किसने बनाया था? देखिए चोल वंश ने बनाया था, चालुक वंश ने बनाया था, काकतीय राजवंश ने बनाया था। जो हम आपने डिस्कस कर रहे थे तो कौन किसने बताया था? ये काकतीय जो वंश है, काकतीय डायनेस्टी जो है उन्होंने ये बनाया था। और आज के लिए हम यहीं तक 10 क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करते हैं। बाकी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कल वीडियो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट को समझे। क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेंगे एक, क्योंकि एक सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको पेडागोगी की बात करनी होगी, हर चीज़ थिंकिंग लॉजिकल पे बात होगी। आप क्वेश्चन को रट्टा मार के पास नहीं हो सकते। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि आपको कुछ आइडियाज़ लगेगा, क्योंकि आपकी जो डेट जो बढ़ गई है, मतलब पोस्टपोन्ड हो गई है, जो 5 जुलाई थी, तो जो पोस्टपोन हो गई उसका कुछ बेनिफिट मिले आप लोगों को, तो उसका टाइम का यूटिलाइज़ कीजिए और आप लोग इस टाइम को अच्छे से यूज़ कीजिए।
और अपने फ्रेंडों तक ज़्यादातर ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा रहा हूँ, कुछ आपको आइडियाज़ लग जाएंगे कि क्वेश्चंस आते कैसे और किस टाइप से हमें प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है आपके पास, लगभग 20-25 दिन या 1 महीना जो टाइम मिला हुआ है, तो उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।